हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड ए आई एम एल। लीनियर अलजेब्रा के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं द फोर फंडामेंटल सबस्पेस, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉलम स्पेस, रो स्पेस, नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस। ये जो फोर मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, ये चारों स्पेस एक वेक्टर स्पेस होता है। इसको हम लोग रिलेट करेंगे बाय द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इवन दो इट कैन बी ट्रिकी, इट कैन बी टफ, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हो देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन फर्दर लेक्चर्स। तो फोर फंडामेंटल सबस्पेस देखने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना पड़ेगा। तो हम लोग इस लेक्चर को टू पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत सारे फंडामेंटल टॉपिक्स को रिविजिट करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे हमारा फोर फंडामेंटल सबस्पेस, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले वेक्टर स्पेस, सबस्पेस, बेसिस एंड स्पैन। इवन दो हमने ये सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में देखा था हमारे पुराने लेक्चर में, हम लोग फिर से ये सारे टॉपिक को एक बार इन शॉर्ट रिविजिट करेंगे। वेक्टर स्पेस क्या होता है? तो इट इज ए सेट ऑफ, या बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। हमने देखा था वेक्टर्स क्या होता है। तो अगर मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है एंड अगर वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर स्पेस। हमने लोग उस सेट ऑफ वेक्टर को एक स्पेशल टैग दे देंगे, एक स्पेशल नेम दे देंगे, दैट इज वेक्टर स्पेस। तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए? द प्रॉपर्टी दैट शुड सेटिस्फाई इज दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द सेट, इट विल गिव ए वेक्टर फ्रॉम द सेम सेट। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? हमने देखा था लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेटेड सम। हमारे पास अगर n वेक्टर है तो हम लोग हर एक वेक्टर को वेट असाइन करेंगे एंड जब हम लोग उसका वेटेड सम करेंगे ना, तो द वेटेड सम का जो आउटपुट होगा वो भी सेम सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे दैट इज ए वेक्टर स्पेस। अब हम लोग देखते हैं सबस्पेस क्या होता है। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमें मेरे पास टोटल टोटल 5 वेक्टर्स है v1, v2, v3, v4 एंड v5। एंड ये जो सेट ऑफ वेक्टर है हमने बोला कि इट इज अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब मैं क्या करूंगा कि इससे मैंने एक सबसेट ड्रॉ किया। ये जो सबसेट है इसमें मेरे पास 3 वेक्टर्स है v1, v2 एंड v3। अब ये जो सबसेट है मैं बोलूंगा कि ये जो सबसेट है इट इज ए सबस्पेस। इट इज सबस्पेस इफ इट सेटिस्फाई वन प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इट शुड आल्सो बी ए वेक्टर स्पेस। मतलब अब जो हमारा न्यू सेट है ना 3 वेक्टर्स का, v1, v2, v3, अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करता हूं तो इट शुड आल्सो बी ए वेक्टर फ्रॉम द सेम सेट, सेम सबसेट S1। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इसका वेटेड सम करता हूं, अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करता हूं तो मेरे को एक नया वेक्टर मिलता है v4 विच इज नॉट पार्ट ऑफ S1। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि दैट सबसेट इज ए सबस्पेस। तो हमने देखा वेक्टर स्पेस क्या होता है, सबस्पेस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं स्पैन क्या होता है एंड बेसिस क्या होता है। तो जो स्पैन का कॉन्सेप्ट है ना, इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ए सेट ऑफ वेक्टर्स। अगर मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, अगर मुझे उसका स्पैन निकालना है तो स्पैन क्या होता है? स्पैन जो होता है इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर मेरे पास एक सेट है v1, v2 एंड v3, अगर मुझे इसका स्पैन निकालना है तो क्या होगा? इट विल बी ऑल पॉसिबल वेक्टर्स का सेट। वो क्या होगा? वो होगा a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3, जहां पे a1 a2 a3 आर स्केलर्स, ये कुछ भी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। और जब हम लोग ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए जब हम लोग निकालेंगे आउटपुट आउटपुट सेट, तो दैट सेट को हम लोग बोलेंगे स्पैन। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये 3 सेट है, अगर ये मेरे पास 3 वेक्टर्स है एक सेट में, तो मैं उस 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से मैं कौन-कौन से पॉइंट पे रीच कर सकता हूँ।
देखो, एंड ऑफ द डे एक वेक्टर भी आप ऐसा समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में वो एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एक 2D स्पेस है, अगर ये 2D स्पेस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये जो 2D स्पेस है ना, इट इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है तो मैं वो दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से किस किस पोजीशन पे पहुंच सकता हूं। जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो वहां पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला कि हम लोग किसी वेक्टर को स्केल कर सकते हैं, किसी वेक्टर को स्केल कर सकते हैं बाई 2 बाई 3 किसी न्यूमेरिक वैल्यू से, एंड देन हम लोग उसका एडिशन कर सकते हैं। अगर ये दो ऑपरेशन करके हम लोग जिस जिस कोऑर्डिनेट पे पहुंच सकते हैं वो सारे कोऑर्डिनेट के अंदर एक वेक्टर होंगे, एंड वो सारे वेक्टर का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड स्पैन। अब हम लोग देखते हैं बेसिस क्या होता है। तो जो बेसिस टर्म है इट इज डिफाइंड फॉर ए वेक्टर स्पेस, है ना। जैसे R2 एक वेक्टर स्पेस है, R3 एक वेक्टर स्पेस है, R4 एक वेक्टर स्पेस है, Rn एक वेक्टर स्पेस है। तो जो बेसिस होता है वो एक वेक्टर स्पेस पे डिफाइन होता है। बेसिस क्या होता है, इट इज द मिनिमल सेट ऑफ वेक्टर्स, इट इज द मिनिमल सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। ये जो मैं मिनिमल बोल रहा हूँ ना, मिनिमल सेट, ये कंडीशन ऑटोमेटिक आता है। अगर मैं बोलता हूं कि इट इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स दैट सेटिस्फाई टू कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट फिल्स इंटायर स्पेस, इंटायर वेक्टर स्पेस। दूसरा, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मेरे पास एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो मैं बोलूंगा कि दैट सेट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड बेसिस। और वो जो बेसिस होगा वो ऑटोमेटिकली मिनिमल सेट होगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है R2, अगर मैं आपको बोलता हूं मेरे पास एक वेक्टर स्पेस R2 है, मुझे इसका बेसिस निकालना है, तो जब आप बेसिस कंप्यूट करोगे ना तो ऑलवेज जो मेरा सेट होगा उसमें मेरे पास टू वेक्टर्स होंगे, मेरे पास टू वेक्टर्स होंगे, दोनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर मेरे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे तो मैं उसके हेल्प से मैं कंप्लीट R2 को स्पैन कर सकता हूं। तो ध्यान देना, ये जो बेसिस और स्पैन ये दोनों जो टर्म्स है ये दोनों आपस में रिलेटेड है। मैं बेसिस के हेल्प से कंप्लीट वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकता हूं। और बेसिस क्या होता है, बेसिस एक सेट ऑफ वेक्टर्स होता है जिसका स्पैन इक्वल टू वेक्टर स्पेस होता है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स होता है उसका हम लोग रो इक्लोन फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय डूइंग सम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से क्या होता है कि जो अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपने क्या किया, आपने उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिया, और फिर क्या किया आपने उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आपने लिया इक्लोन फॉर्म, इक्लोन फॉर्म लिया, और आप इसके हेल्प से आप इसको सॉल्व करते हो, एंड देन इफेक्टिवली आप इसको सॉल्व करते हो। कभी कभी आपके पास एक मैट्रिक्स होता है, आपके पास कोई मैट्रिक्स होता है, आपको उसका रैंक निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, पहले उस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके आप उसको कन्वर्ट करते हो रो इक्लोन फॉर्म। कैसे करते हो? बाय डूइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके उस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, एंड वो जो मेरा सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स है उसका रैंक कंप्यूट करते हो, और ये जो रैंक होगा इट विल बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स एज वेल। इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन मैट्रिक्स ए, हम लोग उस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके उसको इक्लोन फॉर्म या रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके, एंड उस जो इक्लोन फॉर्म है उस पर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, एंड वो जो सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स होता है उसका सॉल्यूशन दैट इज सेम एज ओरिजिनल मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। दिस इज द मोटिवेशन व्हाई वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हम लोग ये देखते हैं कि किस किस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ये हैक अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये क्या हुआ, एक हैक हुआ कि अगर मुझे ए का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मैं ए को ना सॉल्व करके
मैं रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए पे मैं सॉल्यूशन अप्लाई करूंगा एंड मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन इट इज सेम एज इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन-कौन से प्रॉपर्टी पे हम लोग ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो रैंक पे हम लोग इजीली ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ रैंक ऑफ ए इट इज सेम एज रैंक ऑफ रो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ए। और हमें पता है कि रो रिड्यूस्ड फॉर्म में मुझे रैंक निकालना बहुत ईजी है। कैसे? रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ फाइंड करते हैं नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स या नंबर ऑफ पिवट वेरिएबल्स एंड दैट इज इक्वल टू रैंक। उसी तरीके से अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरे पास अगर कुछ रो ऑफ वेक्टर्स है, क्या उसमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं रो इक्लोन फॉर्म में एंड वहाँ पे जो भी हमारे नॉन जीरो रोज होते हैं ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में रो होता है दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड जो भी रो जीरो होता है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। उसी तरीके से रो स्पेस, ठीक है, रो स्पेस क्या होता है हम लोग देखेंगे फर्दर लेक्चर में। तो अगर मुझे रोज का स्पैन फाइंड करना है ना, रोज का स्पैन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं रो इक्लोन फॉर्म में एंड देन हम लोग उसका स्पैन फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या होता है रो स्पेस हम लोग देखेंगे फर्दर टॉपिक्स में। नलिटी, नलिटी हमने देखा था ना, रैंक प्लस नलिटी इट इज इक्वल टू एन बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक निकालो या नलिटी निकालो, दोनों इफेक्टिव होगा जब हम लोग उसको रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं और उसको फिर हम लोग रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एंड देन हम लोग इसका सॉल्यूशन इट इज सेम एज इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन। उसी तरीके से अगर मुझे पीवट कॉलम्स फाइंड करना है, अगर मुझे पिवट कॉलम्स फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे रो इक्लोन फॉर्म में एंड उस रो इक्लोन फॉर्म में जो मेरा पिवट कॉलम्स होगा वही कॉलम वही कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में भी होगा। अगर मुझे चेक करना कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है तो वहां भी हम लोग ए को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन हम लोग उस मैट्रिक्स का इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या वो सिंगुलर है या नहीं है। अगर कोई भी एक रो सारे उसके सारे वैल्यू जीरो है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरीके से अगर मुझे कॉलम स्पेस, इसको भी हम लोग देखेंगे आने वाले टॉपिक में, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस, इसको हम लोग आने वाले टॉपिक में देखने वाले हैं बिकॉज दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ टूडेज टॉपिक। तो अगर मुझे कॉलम स्पेस का डायमेंशन फाइंड करना है तो भी हम लोग ये हैक का यूज कर सकते हैं, लेकिन किस किस कंडीशन में हम लोग इस हैक का यूज नहीं कर सकते। अगर मुझे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम लोग उसको इक्लोन फॉर्म के थ्रू हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं बिकॉज जब हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो न्यू मेरा मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। मतलब ये हुआ कि रो इक्लोन फॉर्म में जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं दैट इज नॉट सेम एज ओरिजिनल मैट्रिक्स का ए का डिटर्मिनेंट। उसी तरीके से आइगन वैल्यू भी इम्पैक्ट होता है बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कॉलम स्पेस भी इम्पैक्ट होता है बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल कॉलम स्पेस है वो इम्पैक्ट होता है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी ये सारे प्रॉपर्टी चेंज होते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसीलिए हम लोग इक्लोन फॉर्म वाला हैक अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखा उसके हेल्प से हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं जिसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वो प्रॉपर्टी तो क्या था कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है यम क्रॉस यन, मतलब टोटल यम रोज एंड टोटल यन कॉलम्स, तो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे ना एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स दैट विल बी इक्वल। मतलब आप कोई भी एक मैट्रिक्स ए पिक करो, उस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। इसको हम लोग इंट्यूटिवली समझते हैं, है ना, क्योंकि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में रैंक में कि रैंक जो होता है, रैंक
ऑफ ए मैट्रिक्स एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, एंड वो न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या फिर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो इसको हम लोग समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं, हम लोग कोई प्रूफ नहीं देखेंगे, हम लोग इसको लॉजिकली समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज ए वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम लोग गॉसियन एलिमिनेशन करते हैं ना, गॉसियन एलिमिनेशन में हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज वन एग्जांपल। ये मेरा ए मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया, हमने रो 1 का फर्स्ट वैल्यू को हमने पिवट अज्यूम किया और पिवट के नीचे वाले सारे वैल्यू को हम लोग जीरो करने का ट्राई करें बाय डूइंग दिस टू एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो जब हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये मेरा नया मैट्रिक्स मिला। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि ये रो और ये वाले रो को हम लोग स्वैप करेंगे, बिकॉज जो जीरो रोज होंगे इट शुड बी बिलो द नॉन जीरो रोज। तो जब हम लोग स्वैप करेंगे तो ये मेरा न्यू मैट्रिक्स मिला, और ये जो मेरा मैट्रिक्स होगा, दिस मैट्रिक्स इज इन रो इक्लोन फॉर्म। तो हमने क्या किया, हमने ये जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उस पे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट किया इनटू रो इक्लोन फॉर्म। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो जब हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना, तो जो लीनियर डिपेंडेंसी होता है अमॉन्ग द रोज, वो तो बाय डिफॉल्ट इट विल नॉट चेंज। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जब हम लोग इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रोज में, तो क्या होता है कि जो रो का लीनियरली डिपेंडेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है। हमने इसको यहाँ पे भी देखा, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे ना, तो आप एक और चीज नोट करोगे कि जो कॉलम्स के अमॉन्ग लीनियर डिपेंडेंसी होता है वो भी चेंज नहीं होता है। अगर मेरा, आप अज्यूम करो कि दिस इज C1, दिस इज C2, C3, तो अगर मेरा C3 इज C1 प्लस C2, तो जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे ना, तो ये जो प्रॉपर्टी है इट विल स्टिल होल्ड ट्रू। ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचो कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारे लिए क्या वैलिड है, C1, C2, C3। तो अगर C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है, और जब हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लाइक अगर हमने इसको स्वैप किया, अगर हमने इसको स्वैप किया रो 1 एंड रो 2 को, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, इसका जो एलिमेंट है और इसका जो एलिमेंट है, ये दोनों भी स्वैप हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से जब हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करेगा, बिकॉज किसी एक रो में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप मल्टीपल एग्जांपल लेकर के इसको समझ सकते हो कि क्यों लीनियर डिपेंडेंसी अमंग कॉलम इट विल बी प्रिजर्व ड्यूरिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हमने देखा कि जब हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो अमंग द रोज डिपेंडेंसी तो प्रिजर्व होता है, ऑल्सो अमंग द कॉलम्स डिपेंडेंसी प्रिजर्व होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, इट इज सेम एज इस मैट्रिक्स में आप वो इंफॉर्मेशन फाइंड करो, क्योंकि डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रहा है, राइट। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अगर ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा रो इक्लोन फॉर्म है, तो क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, एंड ईच नॉन जीरो रो कंटेन्स ए पिवट। जब हम लोग रो के टर्म में बात करते हैं ना, तो जब हम लोग एलिमेंट्री रो ऑप्शन अप्लाई करते हैं, तो जो भी रो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाते हैं, एंड जो भी नॉन जीरो रो होते हैं दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हर एक जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगे उसमें एक पीवट वैल्यू होंगे, उसमें एक पीवट वैल्यू होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टू रोज है एंड हर एक रो में एक पीवट है। अब हम लोग देखते हैं हमारा कॉलम वाला पार्ट। ऑल्सो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीवट कॉलम्स, और हर एक पीवट कॉलम्स में हमारे पास एक पीवट वैल्यू होगा। तो आप देखोगे कि चाहे हम रो का बात कर रहे हो या मैं कॉलम का बात कर रहा हूं, इट इज यूनाइटेड बाई नंबर ऑफ पीवट्स। देखोगे पीवट यहां भी सेम नंबर ऑफ पीवट। तो जब किसी एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ पीवट कांस्टेंट होगा अक्रॉस रो और कॉलम, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स इट विल आल्सो स्टे कांस्टेंट, इट विल बी सेम फॉर बोथ रो एंड कॉलम। एंड अगर हमारा इक्लोन फॉर्म में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स
इट इज सेम, या फिर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियर कॉलम्स इफ इट इज सेम, तो जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उसमें भी ये कंडीशन होल्ड करेगा। बिकॉज ड्यू टू एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो रिलेशनशिप होता है अमॉन्ग द रोज और कॉलम रिगार्डिंग लीनियरली डिपेंडेंसी, दैट इज प्रिजर्व्ड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे या फिर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे इन ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, इट विल बी इक्वल। एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मेरे से बहुत सारे इंटरव्यूज में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वे टू प्रोसीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको एक टेक्निक, आपको एक अप्रोच बताया। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में, है ना? हमने लास्ट 2 टू 3 लेक्चर्स में बहुत डिफरेंट तरीके से हमने समझने का ट्राई किया इंट्यूटिव मीनिंग ऑफ Ax इज इक्वल टू बी। हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, बिकॉज जब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे इनटू 4 फंडामेंटल सॉफ्टवेयर्स, तो ये सारे टॉपिक्स फिर से इसका यूज होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है Ax इक्वल टू बी। तो हमारे पास देखोगे यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये जो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन इन 3 अननोन है। ठीक है, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम लोग इसको Ax इक्वल टू बी वाले फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। ए क्या होता है हमारा, ए होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो भी वेरिएबल्स है ना, जो भी वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी, वो वेरिएबल जिस वैल्यू के साथ एसोसिएटेड दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। यहाँ पे 2, 4, -2, 4, 9, -3, -2, -3, 7, ये सारे मेरे कोफिशिएंट है। अगर हम लोग ये सारे कोफिशिएंट को एक साथ लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। उसके बाद क्या क्या वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, इसको हमने एक कॉलम वेक्टर के टर्म्स में इसको डिनोट किया। उसके बाद ये मेरा कांस्टेंट वाला वेक्टर, तो हमने इसको एक्स इक्वल टू बी के टर्म में इसको डिनोट किया। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू बी का मतलब ये होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है एंड ये B है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ x टाइम्स C1 प्लस y टाइम्स C2 प्लस z टाइम्स C3 इक्वल टू b, जहाँ पे x, y एंड z एक स्केलर वैल्यू है ऑफ हमारा x वेक्टर। मतलब ये हुआ कि मुझे एक x, y एंड z का वैल्यू फाइंड करो सच दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू दिस कॉलम वेक्टर B, है ना? तो हमने हमारा देखा फर्स्ट पर्सपेक्टिव, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला पर्सपेक्टिव। तो आप मुझे x जो मेरा वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है, आप मुझे उसके वैल्यू फाइंड करो सच दैट कि जब मैं इसके कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन लूं तो मुझे वेक्टर बी मिलता हो। एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम लोग ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स ए है और ये जो मेरा वेक्टर एक्स है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विथ सम वेक्टर एक्स, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, प्रिसाइजली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो जब हम लोग किसी वेक्टर, जब हम लोग किसी कॉलम वेक्टर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या करता है कि उस वेक्टर पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन 2 सेंस में हो सकता है। किसी वेक्टर के पे ट्रांसफॉर्मेशन 2 सेंस में हो सकते हैं। पहला हो सकता है मैग्नीट्यूड, कि ये जो मेरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। दूसरा डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में कुछ चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे वो वेक्टर बताओ सच दैट कि जब हम लोग उस वेक्टर पे इस मैट्रिक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो ये मेरा न्यू रिजल्टेंट वेक्टर मिलता हो। तो ये हमने 2 पर्सपेक्टिव देखा। एक पर्सपेक्टिव देखा लीनियर कॉम्बिनेशन वाला पर्सपेक्टिव, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। दूसरा पर्सपेक्टिव देखा कि आप मुझे एक वेक्टर दो सच दैट कि जब हम लोग उस वेक्टर पे ये ट्रांसफॉर्मेशन ए अप्लाई करें तो मुझे वेक्टर बी मिलता। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला अप्रोच है ना, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पर्सपेक्टिव है, इसको हम लोग एक डेडिकेटेड लेक्चर में देखने वाले हैं, फर्दर लेक्चर्स में डेडिकेटेड लेक्चर हम लोग इस पे लेने वाले हैं।
ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि हम लोग 2 पर्सपेक्टिव से इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा 4 फंडामेंटल सबस्पेस। आप इसको कैसे याद रखो? कॉलम स्पेस, रो स्पेस, नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस। पहले हम लोग हर एक को इंट्यूटिवली समझेंगे, देन हम लोग ये चारों जो सबस्पेस है उसमें हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करने का ट्राई करेंगे एंड उसको हम लोग फिर एक एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट आप इसको समझने का ट्राई करो। अगर समझ में ना आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर समझ में आ रहा है देन कांग्रेचुलेशंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट सबस्पेस कॉलम स्पेस। तो ये जो हम लोग 4 सबस्पेस की बात करते हैं ना, कॉलम स्पेस, रो स्पेस, नल स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस, ये सारे जो स्पेस है ये सारे एक वेक्टर स्पेस है। और ये सारे क्या हैं? किसी न किसी ओरिजिनल वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है। मतलब क्या हुआ कि वो किसी बड़े जो वेक्टर स्पेस है उसका वो सबसेट है एंड वो सैटिस्फाई करता है लीनियर कॉम्बिनेशन वाला प्रॉपर्टी को। ठीक है? अगर मेरे पास कोई ओरिजिनल वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है एंड अगर वो सबसेट वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सबस्पेस। इसीलिए नाम पड़ा द 4 फंडामेंटल सबस्पेस। वहां पे क्या क्या है? कॉलम स्पेस, रो स्पेस, नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। चलिए हम लोग मानते हैं कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास n कॉलम वेक्टर्स है। तो ये एक मेरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो अगर n कॉलम है तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉलम वेक्टर a1, दिस इज कॉलम वेक्टर a2, दिस इज कॉलम वेक्टर a3 एंड सो ऑन, दिस इज कॉलम वेक्टर en। तो जब हम लोग कॉलम स्पेस की बात करते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए या फिर डायरेक्टली कैपिटल सी ऑफ ए। तो जो कॉलम स्पेस होता है ना वो किसी ना किसी मैट्रिक्स पे डिफाइन होता है। ये जो हमने 4 फंडामेंटल सबस्पेस देखा ना, ये चारों सबस्पेस किसी ना किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है। इसीलिए आप इसको हमने लाइक एज ए इसको डिनोट किया एक फंक्शन के टर्म में कि कॉलम स्पेस एक फंक्शन होता है जो कि किसी मैट्रिक्स को इनपुट लेता है और वो कुछ आउटपुट रिटर्न करता है ना? तो कॉलम स्पेस क्या है? एक मैट्रिक्स ए इनपुट लेता है एंड वो कुछ आउटपुट रिटर्न करता है। देखते हैं क्या होता है कॉलम स्पेस। तो जब हम लोग कॉलम स्पेस की बात करते हैं तो कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इट इज सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स कॉलम। है ना? मतलब आप ये समझो कि अगर मेरे पास ये सारे कॉलम वेक्टर्स हैं, तो जब मैं बोलता हूँ कॉलम स्पेस मतलब ये सारे कॉलम वेक्टर का आप फाइंड करो स्पैन। स्पैन मतलब होता है कि क्या-क्या वेक्टर पॉसिबल हो सकते हैं बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। मतलब अगर आपके पास ये सारे कॉलम वेक्टर्स हैं, तो ये सारे कॉलम वेक्टर्स के हेल्प से आप कौन-कौन से कोऑर्डिनेट पे रीच कर सकते हो। ये सारे वेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इसमें से कुछ डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं A1, A2, A3 एंड A4 और मैं अगर बोलता हूँ कि A4 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है ऑन A3, A2 एंड A1। इसका मतलब ये हुआ कि A4 को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1, A2 एंड A3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक A4 इज इक्वल टू X1 A1 प्लस X2 A2 प्लस X3 A3, जहाँ पे X1, X2 एंड X3 आर स्केलर वैल्यू। तो ये सारे जो वेक्टर्स होंगे उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, कुछ आपस में डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। एंड ये सारे वेक्टर का टुगेदर जब हम लोग स्पैन कंप्यूट करेंगे, जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कंप्यूट करेंगे, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे कॉलम स्पेस। मतलब ये सारे जो कॉलम वेक्टर्स हैं, इसके हेल्प से मैं दुनिया के किस-किस कोऑर्डिनेट पे रीच कर सकता हूँ। ठीक है? सिंपल टर्म्स में। अब देखते हैं हम लोग इसको इसका मतलब क्या होता है। तो जब हम लोग कॉलम स्पेस की बात करते हैं ना, तो ए में हमारे पास क्या-क्या कॉलम वेक्टर्स थे? ये सारे कॉलम वेक्टर्स थे। तो कॉलम स्पेस कहने का मतलब हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब वेटेड सम। देखोगे हमने A1 कॉलम को x1 वेटेज दिया, A2 को x2 वेटेज दिया, A3 को x3 वेटेज दिया एंड सो ऑन, An को xn वेटेज दिया, जहाँ पे ये सारे x1, x2, xn इट इज़ स्केलर वैल्यू। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में
ये हमारे क्या हैं? ये हमारे सारे कॉलम वेक्टर्स हैं एंड ये कॉलम वेक्टर्स है ऑफ स्केलर। ये सारे स्केलर वैल्यू का कॉलम वेक्टर है एंड जब आप ये दोनों मैट्रिक्स एंड वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज माय आउटपुट। तो हमने इसको फिर से इस तरीके से कॉन्साइज तरीके से रिप्रेजेंट किया। हमने बोला दिस इज आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए एंड दिस इज माय कॉलम वेक्टर एक्स, है ना। तो ए एक्स ये एक बहुत नोन सा टर्म है, ए एक्स इक्वल टू बी में, है ना। ए एक्स मतलब ये हुआ कि आप ए मैट्रिक्स को किसी कॉलम वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई करो, मतलब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लो ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, मतलब आप फाइंड करो स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड वो जो मेरा कंप्लीट सेट ऑफ वेक्टर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम स्पेस। तो हमने देखा कि जो मेरा ए मैट्रिक्स है ना, जो मेरा ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है यम क्रॉस एन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर एक कॉलम है इट इज इन आर एम। हर एक कॉलम का जो डायमेंशन है इट इज आर एम, मतलब यम डायमेंशन है। हर एक कॉलम में हमारे पास यम वैल्यूज हैं एंड टोटल मेरे पास एन कॉलम्स हैं। मतलब ये हुआ कि बेस्ट केस में हमारे पास यम और मोर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास बेस्ट केस में मेरे पास यम लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। ये मोर वाला पार्ट करेक्ट नहीं होगा। बेस्ट केस में हमारे पास यम लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है पुराने लेक्चर्स में कि जो आरएम स्पेस होगा ना उसमें हमारे पास मैक्सिमम मैक्सिमम हमारे पास यम कॉलम्स होंगे और जब हमारे पास यम लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इट विल स्पैन इंटायर आरएम। मतलब ये हुआ कि बेस्ट केस में हमारे पास आउट ऑफ एन कॉलम्स, देखो टोटल हमारे पास एन कॉलम्स है, तो आउट ऑफ एन कॉलम्स मेरे पास यम लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे बेस्ट केस में। बिकॉज आरएम में मेरे पास एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी कांट हैव मोर देन यम लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। बेस्ट केस में हमारे पास यम लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे और वर्स्ट केस में हमारे पास वन लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे। तो अगर मेरे पास वन लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे तो इट विल स्पैन R1। अगर यम स्पेस होंगे तो इट विल स्पैन इंटायर आरएम। मतलब ये हुआ कि जो मेरा कॉलम स्पेस होगा ना इट इज ए सबस्पेस ऑफ आरएम। इट इज ए सबस्पेस ऑफ आरएम। इट डिपेंड्स करता है कि हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। अगर एक होंगे तो जो मेरा कॉलम स्पेस होगा ना इट बिलोंग्स टू R1 एंड R1 क्या है? इट इज ए सबसेट ऑफ आरएम, है ना। आरएम एक बड़ा अम्ब्रेला है, R1 एक उसमें छोटा अम्ब्रेला है। अब आते हैं हमारा जो कॉलम स्पेस है उसका डायमेंशन क्या होगा। तो जब हम लोग कॉलम स्पेस की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट कॉल्ड रैंक। रैंक हमें बताता है कि कितने कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जब हम लोग कॉलम स्पेस की बात करते हैं ना तो अगर मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है ना। देखो कॉलम स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, हम लोग उसका स्पैन उसका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं। तो उसका स्पैन क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आउट ऑफ दोज एन कॉलम्स कितने कॉलम्स मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड इसका आंसर मुझे देता है रैंक। तो अगर मुझे रैंक पता है तो मैं बोल सकता हूँ कि कितने कॉलम्स मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड जब अगर मेरे पास 5 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो जब हम लोग उसका स्पैन कंप्यूट करेंगे तो इट बिलोंग्स टू R5। तो जो मेरा कॉलम स्पेस होगा ना उसका डायमेंशन डिपेंड करेगा रैंक क्या है एंड रैंक किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स क्या है एंड उसको हमने R से डिनोट किया। तो इवन दो हर एक कॉलम वेक्टर्स हमारे पास टोटल n कॉलम वेक्टर्स हैं एंड हर एक कॉलम वेक्टर्स एवरी कॉलम वेक्टर्स इट बिलोंग्स टू Rm, क्योंकि उसमें मेरे पास टोटल यम वैल्यूज होंगे बट जब हम लोग उसका स्पैन फाइंड करेंगे तो इट विल नॉट बी Rm। इट विल डिपेंड अपॉन कि आउट ऑफ दोज कॉलम्स कितने कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर मेरे पास मैंने बोला कि मेरे पास यम इक्वल टू 10 एंड एन इक्वल टू 100, मतलब मेरे पास 100 कॉलम्स हैं एंड उसमें से मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखो हर एक जो कॉलम होगा ना उसमें मेरे पास 10 वैल्यूज होंगे, ठीक है। और हर एक कॉलम जो होगा इट बिलोंग्स टू R10,
लेकिन जब हम लोग इसका स्पैन फाइंड करेंगे ना, तो इट बिलोंग्स टू R2, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए हम लोग इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं। तो एनालाइज करना है कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, मतलब मेरे पास 3 कॉलम्स हैं एंड हर एक कॉलम जो है इट बिलोंग्स टू R3, क्योंकि देखोगे हर एक कॉलम में मेरे पास 3 वैल्यूज है। अगर 4 वैल्यूज होते तो इट बिलोंग्स टू R4, अगर 5 वैल्यूज होते तो इट बिलोंग्स टू R5। तो मेरे पास 3 कॉलम्स है C1 C2 एंड C3। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू रो एक्लोन फॉर्म। कैसे? बाय डिफॉल्ट ये वाला वैल्यू पिवट होगा, तो हम लोग इसको 0 करेंगे बाय दिस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब ये मेरे को नया मैट्रिक्स मिला। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसको पिवट मानते हैं तो हम लोग इसको 0 करने का ट्राई करेंगे। तो हमने इसको 0 किया बाय दिस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब मेरे पास यहाँ पे 2 पिवट है एंड ये जो मेरा मैट्रिक्स है ना, इट इज इन रो इक्लोन फॉर्म। अगर मेरे पास रो इक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स मिलता है तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो रो इक्लोन फॉर्म है ना, उसमें मेरे पास 2 पिवट्स हैं। तो अगर मेरे पास 2 पिवट्स हैं तो मेरे पास कितने पिवट कॉलम्स होंगे? 2 पिवट्स कॉलम होंगे, और अगर 2 पिवट कॉलम्स होंगे तो उसका रैंक होगा 2। मतलब ये हुआ कि हमारे पास इवन दो 3 कॉलम्स हैं, लेकिन उसमें से ओनली 2 कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस C1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मेरा C1 कॉलम है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा C3 यहाँ पे कॉलम है, ये दोनों कॉलम C1 एंड C3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट C2 इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन C1 एंड C3। बट C2 इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन C1 एंड C3। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास ये 2 कॉलम जो है ना, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। दिस टू कैसे पता चला? हमने क्या किया कि पिवट कॉलम के कोरस्पोंडिंग जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका हम लोग कॉलम को हमने पिक किया। तो इसके कोरस्पोंडिंग ये कॉलम और इसके कोरस्पोंडिंग ये कॉलम, तो ये 2 कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड जो बचा हुआ कॉलम है, फ्री वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग जो बचा हुआ कॉलम है, ये कॉलम, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन दिस 2 कॉलम। मतलब ये कॉलम इट इज नॉट एडिंग एनी न्यू स्पेस, एनी न्यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो अब क्या हुआ, जब हम लोग कॉलम स्पेस की बात करते हैं तो हम लोग कॉलम्स के कंबाइंड स्पैन फाइंड करते हैं, स्पैन ऑफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर हम लोग इसका स्पैन फाइंड करेंगे ना, इट इज सेम एज कंप्यूटिंग स्पैन ऑफ ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, बिकॉज ये कॉलम क्या है, इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो जो कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट होगा इट विल नॉट ऐड एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जब हम लोग स्पैन कंप्यूट करेंगे इट विल नॉट ऐड एनी एक्स्ट्रा डायमेंशन। तो मेरे पास देखोगे यहाँ पे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, तो कंप्यूटिंग स्पैन ऑफ दिस इज सेम एज कंप्यूटिंग स्पैन ऑफ दिस। और जब हम लोग इसका स्पैन कंप्यूट करेंगे ना, जब हम लोग इसका स्पैन कंप्यूट करेंगे तो इट बिलोंग्स टू R2, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। अब आते हैं हमारा जो कॉलम स्पेस होगा ना, उसका बेसिस क्या होगा। तो चूंकि हमारा जो स्पैन होगा इट बिलोंग्स टू R2, तो जो R2 स्पेस को फाइंड करने के लिए हमें जो बेसिस फाइंड करना होगा, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कॉलम वेक्टर चाहिए, जो कि हमने देखा था कि बेसिस के लिए कंडीशन क्या है कि जो वेक्टर्स होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये तो डिपेंडेंट है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, हमने ये दोनों को पिक किया। एंड चूंकि हमारे पास 2 कॉलम वेक्टर्स है, तो इसका जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो मेरे को बेसिस मिलेगा। तो टेक कॉलम्स फ्रॉम ए कोरस्पोंडिंग टू पिवट कॉलम्स, इसके कोरस्पोंडिंग ये और इसके कोरस्पोंडिंग ये। और जो मेरा कॉलम स्पेस होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका डायमेंशन होगा 2। इट विल बी सेम एज इक्वल टू रैंक। तो इवन दो जो मेरे कॉलम वेक्टर्स हैं इट बिलोंग्स टू R3, इट बिलोंग्स टू R3, लेकिन जब हम लोग उसका स्पैन फाइंड कर रहे हैं तो इट इज R2। तो सेम एज कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक 2D स्पेस है, 2D स्पेस है, लेकिन जब हम लोग स्पैन फाइंड करें ना तो मेरे को एक सिंगल लाइन मिल रहा है, एक सिंगल लाइन मिल रहा है ना। तो इवन तो इसके हर एक कोऑर्डिनेट में 2 वैल्यूज होंगे, ए बी होंगे, लेकिन जब हम लोग इसका डायमेंशन बोलेंगे तो लाइन का डायमेंशन होता है 1। तो उसी तरीके से
3D स्पेस में जो मेरा सबस्पेस है क्या है, उसका डायमेंशन है 2। तो हमने देखा कॉलम स्पेस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं रो स्पेस। तो कॉलम स्पेस केस वेरी सिमिलर हमारा रो स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। कॉलम स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम स्पेस में हम लोग कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। जो मेरा ए मैट्रिक्स होता है ना, ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं उसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। रो स्पेस में हम लोग ए मैट्रिक्स में जो भी रो होंगे ना, जो भी रो वेक्टर्स होंगे R1 R2 R3 R4 Rm, तो उसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। ये डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस है। तो अगर ए मेरा मैट्रिक्स है m क्रॉस n, मतलब इस ए मैट्रिक्स में मेरे पास n कॉलम वेक्टर होंगे एंड m रो वेक्टर होंगे। तो रो स्पेस में हम लोग रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉलम वेक्टर्स का नहीं लेते। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय रो ऑफ ए। कहीं कहीं पे हम लोग इसको डायरेक्टली कॉलम के तरीके से ही डिनोट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, हम लोग ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जब हम लोग ए का ट्रांसपोज लेंगे तो जो ये सारे रो वेक्टर्स है ना, वो सारे कॉलम वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए यम क्रॉस एन ऑर्डर का है, जब हम लोग ए ट्रांसपोज करेंगे ना तो उसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस यम। मतलब ए मैट्रिक्स का जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, और ए का जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। तो कंप्यूटिंग रो स्पेस इज सेम एज कंप्यूटिंग कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो अगर आपको कॉलम स्पेस पता है तो आप रो स्पेस भी इजीली कंप्यूट कर सकते हो बाय टेकिंग ए का ट्रांसपोज एंड देन डूइंग द ऑपरेशन सेम एज कॉलम स्पेस। तो रो स्पेस जो होता है वो क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेट ऑफ ऑल वेक्टर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स रोज। कॉलम स्पेस में हम लोग कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, रो स्पेस में हम लोग रो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो अगर मेरे पास यम रो वेक्टर है तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब होता है x1 टाइम्स r1, x2 टाइम्स r2, x3 टाइम्स r3 एंड सो ऑन टिल xm टाइम्स rm, जो कि मेरे पास टोटल यम रोज होंगे, है ना। नोटेशन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आर यम होगा क्योंकि मेरे पास टोटल यम रो होंगे। और इसको हम लोग फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ भी आर एम होगा। आर एम मतलब टोटल यम रोज, एंड ये सारे क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट स्केलर है। तो हम लोग इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। एंड इसको इस तरीके से डिनोट करना मतलब सेम चीज, ए का ट्रांसपोज इंटू एक्स, ए का ट्रांसपोज इंटू एक्स। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग सारे जो मेरे रो वेक्टर है ना आर एम, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, आर एम, ये सारे जो रो वेक्टर है उसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं एंड दैट इज माई रो स्पेस। जब हम लोग रो स्पेस की बात करते हैं तो ये जो चार स्पेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल सब स्पेस। तो ये सारे जो सब स्पेस होते हैं किसी ना किसी ओरिजिनल वेक्टर स्पेस का सबसेट होते हैं, जो कि वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सारे जब हम लोग रो वेक्टर की बात करते हैं ना तो हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल यम वेक्टर्स है। एंड हर एक वेक्टर जो है, एवरी वेक्टर, इट बिलोंग्स टू इट बिलोंग्स टू आर एन, उसमें मेरे पास एन वैल्यूज होंगे। हर एक रो वेक्टर में मेरे पास एन वैल्यूज होंगे, हर एक रो वेक्टर में मेरे पास एन वैल्यूज होंगे। तो हर एक रो वेक्टर जो होगा इट बिलोंग्स टू आर एन, ठीक है। तो जो मेरा रो स्पेस होगा ना, इट विल बी ए सबसेट ऑफ, या फिर इट विल बी ए सबस्पेस ऑफ आर एन वेक्टर स्पेस। आर एन क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है, और उसका जो सबसेट होगा अगर वो वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज ए सबस्पेस। एंड रो स्पेस जो होता है वो भी एक सबस्पेस होता है। तो रो स्पेस इट इज ए सबस्पेस ऑफ आर एन। आर एन कैसे, हमने देखा कि हर एक जो रो वेक्टर होता है उसमें मेरे पास एन वैल्यूज होते हैं। तो हर एक वेक्टर इट बिलोंग्स टू आर एन, इसीलिए इसीलिए रो स्पेस होता है इट इज सबस्पेस ऑफ आर एन। अब हम लोग देखते हैं रो स्पेस का डायमेंशन क्या होता है। तो यहाँ भी सेम चीज है, इट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, बिकॉज हमने देखा था कि रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स या फिर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, है ना। तो सेम रैंक वाला कॉन्सेप्ट दोनों जगह पे अप्लाई होगा, कॉलम स्पेस भी अप्लाई होगा, रो स्पेस पे भी अप्लाई होगा।
तो जब हम लोग रो स्पेस की डायमेंशन की बात करते हैं तो इट इज सेम एज रैंक ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स, कितने पिवट कॉलम्स होंगे, बिकॉज जितने भी पिवट कॉलम्स होंगे उतने ही नॉन जीरो रोज भी होंगे, एंड दैट इज इक्वल टू रैंक। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नल स्पेस। हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कॉलम स्पेस क्या होता है, रो स्पेस क्या होता है। जब हम लोग कॉलम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए करते हैं। जब हम लोग रो स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है सबस्पेस, दैट इज नल स्पेस। तो इसका जो डेफिनेशन है वो इसके नेम में ही छिपा है, हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग नल स्पेस की बात करते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाई नल ऑफ ए। नल भी आप समझो कि काइंड ऑफ एक फंक्शन होता है, और नल स्पेस वो एक मैट्रिक्स पे डिफाइन होता है। तो फॉर एग्जांपल नल ऑफ ए मतलब नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर इसको एन ऑफ ए भी कहते हैं। क्या होता है नल स्पेस, तो नल स्पेस ऑफ ए, इट इज सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स एक्स, इट इज सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये इक्वेशन क्या कहता है, ये इक्वेशन कहता है कि आप मुझे वो कॉलम वेक्टर दो, आप मुझे एक कॉलम वेक्टर एक्स दो, सच दैट कि जब हम लोग उसको किसी मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं ना तो दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, नॉट जीरो वैल्यू, इट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। मतलब ये हुआ, आप मुझे सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दो सच दैट जब हम लोग उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। हमने देखा था एक पर्सपेक्टिव कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या हुआ, कि हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना, उस वेक्टर पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना। तो अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स से किसी वेक्टर पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं एंड उसका आउटपुट एक जीरो वेक्टर होता है, उसका आउटपुट एक जीरो वेक्टर होता है, तो हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स वेक्टर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्स वेक्टर को हम लोग बोलेंगे इट इज नल स्पेस। मतलब वो सारे इनपुट वेक्टर ए मैट्रिक्स के कांटेक्ट में आते ही जीरो वेक्टर होता है। मतलब वो सारे सेट ऑफ वेक्टर्स जो होंगे, वो सारे इनपुट वेक्टर जो होंगे, जैसे ही उसको मैं किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो जीरो वेक्टर हो जाता है। ठीक है, सिंपल। दैट इज कॉल्ड नल स्पेस। मतलब दैट स्पेस अगर मैं उस स्पेस का कोई भी वेक्टर पिक करता हूं और उसको मैं मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो एक जीरो वेक्टर हो जाता है। मतलब वो सारे आप समझो कि वो सारे वीक वेक्टर्स हैं, जैसे ही वो ए मैट्रिक्स से कॉन्टेक्ट में आते हैं उसका जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाता है, उसका लेंथ लॉस हो जाता है, उसका डायरेक्शन लॉस हो जाता है, वो एक जीरो वेक्टर हो जाता है। जीरो वेक्टर के पास ना तो मैग्नीट्यूड होता है ना तो डायरेक्शन होता है, वो नलिफाई हो जाता है। दैट इज कॉल्ड नल स्पेस। तो नल स्पेस जो होता है इट इज ए सबस्पेस ऑफ आर एन। कैसे होता है समझते हैं। तो आप ये देखो कि जो ए मेरा मैट्रिक्स है ना, उसका ऑर्डर क्या है, यम क्रॉस एन। अगर हमें किसी वेक्टर यक्स से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जो यक्स का डायमेंशन होना चाहिए वो एन होना चाहिए, तभी हम लोग ए मैट्रिक्स को यक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसका डायमेंशन एन होगा तो जो मेरा ओरिजिनल, जो मेरा बड़ा वाला वेक्टर स्पेस होगा ना वो आर एन होगा। उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ जो सबस्पेस होगा, कुछ जो सबसेट ऑफ वेक्टर्स होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो, आर्यन के सारे वेक्टर्स हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आर्यन के सारे वेक्टर्स जैसे ही ए मैट्रिक्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें से कुछ वेक्टर्स क्या होते हैं, वो जीरो हो जाते हैं। तो वो सारे जो वेक्टर्स होते हैं ना, वो जिस स्पेस को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं नल स्पेस, है ना। स्पेस एक फैंसी टर्म है, आप समझो एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या लीनियर प्रॉपर्टी, क्या कि लीनियर कॉम्बिनेशन उसी सेट में लाई करता हो। ठीक है, तो नल स्पेस सबस्पेस ऑफ आर एन कैसे निकालना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हर एक वेक्टर होगा ना उसका ऑर्डर क्या है, उसका आर एन है। नल स्पेस का डायमेंशन इससे कम होगा, कम हो सकता है। देखो, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन और उसमें से किसी वेक्टर का डायमेंशन, इट कैन बी इक्वल, इट मे नॉट बी इक्वल, है ना। तो अगर मेरे पास ए यम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है यम क्रॉस एन और उसका रैंक है आर,
उसका रैंक आर मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या फिर नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स, दैट इज आर। तो जो नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा ना, वो होगा n माइनस आर, वो होगा नलिटी के इक्वल। हमने देखा था कि हमने रैंक नलिटी थ्योरम देखा था, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो नलिटी होगा वो होगा n माइनस रैंक। तो ये होगा मेरा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो इवन दो नल स्पेस के हर एक वेक्टर Rn में बिलोंग करते हैं, नल स्पेस के हर एक वेक्टर Rn में बिलोंग करते हैं, क्योंकि उस वेक्टर में हमारे पास n वैल्यूज होंगे, वो एक n डायमेंशनल वेक्टर होगा। लेकिन जो नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा ना, वो क्या होगा, वो n माइनस आर होगा, है ना, वो सॉल्यूशन का स्पेस होगा। एंड n माइनस आर क्या होता है, वो नलिटी के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट नल स्पेस। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से रिलेट करेंगे फर्दर टॉपिक्स में। अब देखते हैं हमारा लेफ्ट नल स्पेस क्या होता है। तो जब हम लोग लेफ्ट नल स्पेस की बात करते हैं ना, तो उसको हम लोग कोई स्पेशल नेम नहीं देते हैं, हम लोग उसको डिनोट करते हैं नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। जस्ट लाइक रो स्पेस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, रो स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। उसी तरीके से लेफ्ट नल स्पेस को हम लोग डिनोट कर सकते हैं नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब अगर आपको नल स्पेस पता है, मतलब आपको लेफ्ट नल स्पेस पता है। अब आते हैं इट कंटेन्स ऑल, इसका मतलब क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल वेक्टर y सच दैट ए ट्रांसपोज y इक्वल टू 0। अगर हम लोग नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर हम लोग ए डैश एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं जो कि ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो नल स्पेस का मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज y इक्वल टू 0, जहां पे y एक कॉलम वेक्टर है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज y इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे y का जो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इट लाई इन लेफ्ट नल स्पेस। देखो ये जो 4 फंडामेंटल सबस्पेस है, यहाँ पे हम लोग इनपुट एंड आउटपुट स्पेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस एंड नल स्पेस। अब आते हैं नल स्पेस का क्या होगा, नल स्पेस एक सबस्पेस होगा ऑफ Rm। Rm क्यों होगा, इसको समझते हैं। तो जो y मेरा वेक्टर होगा ना, उसका डायमेंशन क्या होगा, तो ए ट्रांसपोज का डायमेंशन होगा n क्रॉस m। और अगर हम लोग ये चाहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, तो y का ऑर्डर होगा m, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। तो जो नल स्पेस होगा उसके हर एक वेक्टर, ये जो y वेक्टर होगा इट बिलोंग्स टू Rm, वो m डायमेंशनल वेक्टर होगा। लेकिन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल जो वेक्टर्स होगा, उसका जो वेक्टर स्पेस होगा इट विल बी ए सबस्पेस ऑफ Rm। It can be R1, it can be R2, it can be R3, it can be R4, it can be equal to Rm। It all depends upon कि वो जो सबस्पेस है उसमें मेरे पास एट मैक्स कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं एट वन गो। तो जब हम लोग लेफ्ट नल स्पेस के डायमेंशन की बात करते हैं, तो दैट इज सेम एज नल स्पेस का डायमेंशन m माइनस आर। यहाँ पे m क्यों हुआ, क्योंकि ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा इट विल बी n क्रॉस m। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स है n, तो रैंक नलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इट विल बी m माइनस आर। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोज y, कितने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, दैट विल बी m माइनस आर। अब हम लोग थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले इंट्यूशन को समझते हैं, जो कि हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा, एंड देन हम लोग उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे अराउंड द 4 फंडामेंटल सबस्पेस। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, हमने देखा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी वेक्टर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो मैट्रिक्स क्या करता है, वो उस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप समझो एक काइंड ऑफ फंक्शन होता है। Tx एक फंक्शन होता है जो कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो x में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन और इन टर्म्स ऑफ बोथ। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि किसी भी वेक्टर आरएन डायमेंशन वेक्टर को वो आरएम डायमेंशन वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे, आप समझो, अगर ए मेरा मैट्रिक्स m क्रॉस n है, तो जो मेरा x वेक्टर होगा ना, वो हमेशा n डायमेंशनल वेक्टर होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो x मेरा n डायमेंशनल वेक्टर है, मतलब जो मैं इनपुट वेक्टर दूंगा वो n डायमेंशनल वेक्टर होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मेरे को वेक्टर मिलेगा वो m डायमेंशनल होगा। क्यों, आप ऐसा समझो, a इज m क्रॉस n एंड x इज, आप सोचो ऐसा, n क्रॉस 1।
तो n जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा m क्रॉस 1। तो जो मेरा b वेक्टर होगा दैट इज m डायमेंशनल वेक्टर। मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं एक फंक्शन ट्रीट करता हूं तो इसका जो इनपुट वेक्टर होता है उसका डायमेंशन होता है n, और उसका जो आउटपुट वेक्टर होता है उसका डायमेंशन होता है m। ठीक है, तो वो डायमेंशन को भी चेंज करता है। मतलब अगर मैंने किसी n लेंथ के वेक्टर को अगर इनपुट दिया और उस पे अगर मैं ए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो उसका जो आउटपुट वेक्टर होगा वो एक m डायमेंशनल वेक्टर होगा। तो देखो डायमेंशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे हमें एक आइडिया लगता है कि मशीन लर्निंग में चीजें कैसे काम करती है। एक कोई ऑपरेशन होता है तो उसका इनपुट डायमेंशन क्या होगा, उसका आउटपुट डायमेंशन क्या होगा। तो डीप लर्निंग में बहुत सारी चीजें इट इज ऑलवेज अराउंड डायमेंशन, स्पेशली जब हम लोग कंप्यूटर विजन में काम करते हैं। इसीलिए ये सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, आपके मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव करेंगे समझने में, सच दैट यू कैन प्रपोज ए न्यू एल्गोरिदम, यू कैन प्रेजेंट ए न्यू रिसर्च पेपर, यू कैन अंडरस्टैंड ए रिसर्च पेपर। तो हमारे पास दो स्पेस होता है, एक इनपुट स्पेस होता है, एक आउटपुट स्पेस होता है। हमने देखा जो इनपुट होगा वो आर एन स्पेस होगा, आउटपुट जो होगा वो आर एम स्पेस होगा। जब हम लोग 4 फंडामेंटल सबस्पेस की बात करते हैं तो हम लोग ये दोनों स्पेस को कंबाइंड 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। इनपुट स्पेस को हम लोग ब्रेक करते हैं रो स्पेस एंड नल स्पेस में, आउटपुट स्पेस को हम लोग ब्रेक करते हैं कॉलम स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस में। देखो स्पेस से आप कंफ्यूज मत होना, ये सारे क्या है, ये सारे कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेन करते हैं। हमने इसको फैंसी नेम दिया है ना, जिस तरीके से लाइक बाहर देखोगे तो फैंसी नेम होता है लाइक एलेक्स, जेम्स, है ना, ये सारे फैंसी नेम होते हैं। तो उसी तरीके से हमने कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स को फैंसी नेम दिया। ये जो आर्यन है इट सपोज इट कंटेन्स लाइक 10 वेक्टर्स, तो हमने क्या किया कि ये जो वेक्टर स्पेस है, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है उसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, रो स्पेस, नल स्पेस। उसी तरीके से आउटपुट वेक्टर को हम लोग कॉलम स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस में ब्रेक किया। मतलब ये हुआ कि आप कोई भी वेक्टर इनपुट स्पेस में आप पिक करोगे उसको हम लोग एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वेक्टर रो स्पेस का होगा, एक वेक्टर नल स्पेस का होगा। उसी तरीके से किसी भी आउटपुट वेक्टर को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 वेक्टर फ्रॉम दिस एंड 1 वेक्टर फ्रॉम दिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इनपुट स्पेस को हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, रो स्पेस एंड नल स्पेस। रो स्पेस क्या होता है, देखो रो स्पेस क्या होता है, रो स्पेस का मतलब होता है यूजफुल इनपुट डायरेक्शन। देखो जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आउटपुट क्या हो सकता है, आइदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी नॉन जीरो। तो जिस जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से अगर वो 0 हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं नल स्पेस। मतलब ये हुआ कि ये सारे डायरेक्शन किल्ड बाय द मैट्रिक्स, एंड जो वेक्टर नॉन जीरो हो जाता है ना, दोज इनपुट वेक्टर जो कि नॉन जीरो आउटपुट रिटर्न करता है उसको हम लोग कहते हैं रो स्पेस। मतलब इट कंटेन्स यूजफुल इनपुट डायरेक्शन। ठीक है, कॉलम स्पेस क्या होता है, कॉलम स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट। जब भी हम लोग एक्स कंप्यूट करते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटपुट को हम लोग बोलेंगे इट इज कॉलम स्पेस। डायरेक्शन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि फिजिबल होंगे। देखो स्पेस कहने का मतलब होता है डायरेक्शन। अगर मान लो इनपुट R3 है तो ऐसा हो सकता है कि रो स्पेस इज एक्स वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड नल स्पेस इज जेड एक्सिस। ऐसा हो सकता है कि कॉलम स्पेस इज एक्स वाई एंड लेफ्ट नल स्पेस इज 0, मतलब दिस इज R2। तो R2 में दोनों कॉलम स्पेस में भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जब भी हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं वो किसी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। देखो जब भी हम लोग वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वो किसी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज अगर किसी एक्सिस के लोग, अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो जब आप उसका स्पैन कंप्यूट करोगे ना तो वो इंटायर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर मान लो R3 मेरा इनपुट स्पेस है तो ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ 3 एक्सिस एक्स एंड जेड एक्सिस इज रो स्पेस एंड वाई इज माई नल स्पेस। तो ऑल पॉसिबल इनपुट को जब हम लोग किसी मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो कुछ जीरो हो जाते हैं, तो जो जीरो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नल स्पेस, एंड जो जीरो नहीं होते उसको हम लोग कहते हैं रो स्पेस। एंड कॉलम स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट। लेफ्ट नल स्पेस क्या होता है, वो सारे डायरेक्शन जो कि इनविजिबल होते हैं आउटपुट में। आप ऐसा से न सोचो कि आउटपुट जो है मेरा R5 है, आउटपुट जो मेरा वेक्टर स्पेस इट इज R5, लेकिन जो कॉलम स्पेस है ना वो R3 ही है, तो लेफ्ट नल स्पेस होगा R2। क्योंकि 3 डायरेक्शन तो आउटपुट में आ रहा है, 2 डायरेक्शन क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है।
तो R2 होगा मेरा लेफ्ट नल स्पेस, R3 होगा मेरा कॉलम स्पेस, है ना? तो हम लोग इनपुट को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, आउटपुट को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि रो स्पेस एंड नल स्पेस आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब होता है ऑर्थोगोनल। इसको हम लोग फिर से एक फर्दर लेक्चर में देखेंगे ऑर्थोगोनल क्या होता है ना? ऑर्थोगोनल कहने का मतलब ये होता है कि मैं रो स्पेस से कोई वेक्टर पिक करूंगा, नल स्पेस से कोई वेक्टर पिक करूंगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो ऑलवेज 0 होगा, दोनों ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। उसी तरीके से अगर मैं कॉलम स्पेस से कोई वेक्टर पिक करूंगा, लेफ्ट नल स्पेस से कोई वेक्टर पिक करूंगा, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। 4 फंडामेंटल सबसे समझते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इफेक्टिवली ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है? इफेक्टिवली ये मैट्रिक्स एक 3 डायमेंशनल इनपुट ले रहा है। वो एक R3 इनपुट ले रहा है और वो उसको ट्रांसफॉर्म करके R2 आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर ये 2 होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब ये 3 होगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास सिर्फ 2 आउटपुट ही पॉसिबल होंगे, 2 डायमेंशनल आउटपुट ही पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग AX कंप्यूट करते हैं, मतलब हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं जहाँ पे इन्हीं R3 वेक्टर को हम लोग R2 वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो रो स्पेस एंड नल स्पेस की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इनपुट की बात करते हैं, है ना? और जब हम लोग आउटपुट स्पेस की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कॉलम स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस। आप चीज़ों को याद मत करो, आप चीज़ों को समझने का ट्राई करो। जब हम लोग रो स्पेस की बात करते हैं वहाँ पे हम लोग रोज का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो मेरे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, तो इसका जो आउटपुट का जो रो स्पेस होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो वो कंप्लीट एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम लोग कॉलम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। जब हम लोग कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 2 लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, तो जो आउटपुट स्पेस का डायमेंशन होगा, जो कॉलम स्पेस का डायमेंशन होगा वो R2 होगा। रो स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? वो R2 होगा। कॉलम स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? R2 होगा। तो आप ये देखो कि इनपुट स्पेस में R2 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन इज टेकन केयर बाय रो स्पेस, तो बाय डिफॉल्ट जो 1 डायमेंशन होगा इट विल बी टेकन केयर बाय नल स्पेस। ठीक है? क्योंकि नल स्पेस का डायरेक्शन वो किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो नल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं? नल स्पेस में हम लोग वो सारे वेक्टर्स फाइंड करते हैं सच दैट द मोमेंट मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ वो ऑटोमेटिक 0 होता है, वो अपना मैग्नीट्यूड खो देता है, वो अपना डायरेक्शन खो देता है। नल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत सारे वेक्टर्स लेते हैं। सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिला x1 0, x2 0 एंड x3 इक्वल टू t। t क्यों? क्योंकि x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है, तो फ्री वेरिएबल में हम लोग पैरामीटर असाइन करते हैं। ठीक है? तो हमने सॉल्यूशन को इस तरीके से लिखा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग किसी एक वेक्टर को एक वेरिएबल, एक आर्गुमेंट t से मल्टीप्लाई करें। t का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो आप देखोगे इट इज ए काइंड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कॉलम वेक्टर। तो ये एक R1 को स्पेस को रिप्रेजेंट करता है एंड इफेक्टिवली ये Z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हुआ, चूंकि Z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है तो जब हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं ना, जब हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है कि Z एक्सिस को किल कर देता है, किल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ A, B एंड Z, ठीक है, Z का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो क्या मेरे को आउटपुट मिलेगा? मेरे को आउटपुट मिलेगा A, B। आप देख सकते हो। तो क्या हुआ? Z वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिक किल हो गया। Z वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिक किल हो गया, इसीलिए नल स्पेस में क्या होता है? वो कंपोनेंट किल हो जाता है। उसी तरीके से अब आते हैं, हमने देखा कॉलम स्पेस देखा, कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन है वो R2 है, और यहाँ पे आउटपुट जो मेरा स्पेस है उसका भी डायमेंशन R2। तो चूंकि R2 में से R2 इट इज ऑलरेडी टेकन केयर बाय कॉलम स्पेस, तो जो मेरा लेफ्ट नल स्पेस होगा ना उसका डायमेंशन 0 होगा। अगर आप एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि मेरा जो आउटपुट स्पेस है इट इज R5 एंड कॉलम स्पेस इज R2, तो जो 3 डायमेंशन है ना, 3 जो डायमेंशन मेरा बचा दैट विल बी टेकन बाय लेफ्ट नल स्पेस। मतलब वो सारे जो आउटपुट डायरेक्शन है ना, वो सारे डायरेक्शन है इट विल नेवर बी विजिबल इन द आउटपुट स्पेस। तो ये ट्रांसपोज y इक्वल टू 0 मेरे को y का
फाइंड करना है। तो जो मेरा y होगा वो 0, 0 होगा। y जब मेरा 0, 0 होगा मतलब यहाँ पे नो फॉरबिडेन डायरेक्शन। मतलब जो मेरा आउटपुट होगा इट विल स्पैन एंटायर R2 वेक्टर स्पेस। तो हमने आज देखा 4 फंडामेंटल सबस्पेस, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मली देखने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी डाउट है, यू कैन पिंग अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर क्वेरीज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।